हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान विषय की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि कक्षा 7वीं के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। आज हम इसका अध्याय 8 पादप में जनन देखेंगे। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे प्रश्न देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है, इसको आप पढ़ करके सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला ही प्रश्न है कि दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र है। तो इन 4 विकल्पों में से हमें सही जीवन चक्र बताना है। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है डी नंबर का, अंडा, कैटरपिलर, प्यूपा और तितली। क्योंकि सबसे पहले देखिए, अंडा आएगा, अंडा में से कैटरपिलर अर्थात लार्वा निकलेगा जो प्यूपा में विकसित होगा और उसमें से आगे तितली निकलेगी। आगे के ये हमारे 4 विकल्प सही नहीं है, क्योंकि जैसे यदि हम विकल्प ए देखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या, बीज, बीज से पौधा बनेगा, पौधे के बाद फूल बनेगा और इसके बाद फूल फल में परिवर्तित होगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका क्रम सही नहीं दिया है। बी में भी देखिए, सबसे पहले शिशु होगा, शिशु के बाद किशोर ना होकर के बच्चा, बाल्यावस्था आती है, उसके बाद किशोरावस्था आती है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि शिशु, बच्चा, किशोर ऐसा होगा। सी में भी सबसे पहले क्या, अंडा आएगा, अंडा के बाद लार्वा, लार्वा के बाद कोकून, फिर कहीं वयस्क आएगा। इसलिए ये तीनों विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे और सही क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, अंडा, कैटरपिलर, प्यूपा, तितली। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 2, सजीवों में जीवन चक्र के सही पदक्रम को चुनकर लिखिए। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर है वह है डी नंबर का, जन्म, वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु। ये आप पढ़ ही चुके होंगे कि सबसे पहले जन्म होगा, जन्म के बाद वृद्धि, वृद्धि के बाद प्रजनन की क्रिया, फिर मृत्यु किसी भी सजीव में। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा भाग पुष्प का नहीं है। तो देखिए, इसमें से कौन सा भाग पुष्प का नहीं है। तो वाहदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये सभी जो हैं पुष्प के भाग हैं, लेकिन मूलांकुर है जो पुष्प का भाग नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 4, अर्थात डी नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि केवल 4 है जो वो पुष्प का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है जो उसमें पूछा गया है कि फूल का ऐसा कौन सा भाग है जो मनुष्यों के समान जनन प्रणाली की भूमिका निभाता है। तो निम्न में से वह भाग है स्त्री केसर, जो पौधों की जनन जो प्रणाली है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखते हैं 4, प्रश्न क्रमांक 4, कल्पना कीजिए कि आप पर परागण को बढ़ावा देने के लिए एक उद्यान बनाना चाहते हैं। पौधे लगाने की कौन सी रणनीति क्रॉस परागण की संभावना को अधिकतम करेगी। तो देखिए, जो बी नंबर का है, इसमें क्या करना होगा, एक ही प्रजाति के फूलों को एक क्षेत्र में लगाना, अर्थात एक ही प्रजाति के पौधों को एक क्षेत्र में लगाने पर क्या होगा कि जो पर परागण है इसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब हम देखेंगे अगला। यहाँ से हमारे रिक्त स्थानों की शुरुआत होती है, जिसमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है वह है, पराग कोश से फूल वर्तिकाग्र तक पराग के स्थानांतरण को खालिस्थान कहा जाता है। तो पराग कोश से फूल वर्तिकाग्र तक जो पराग कण हैं उसके स्थानांतरण को कहा जाता है परागण। और अगला प्रश्न है कि स्पाइरोगायरा खालिस्थान द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। तो यह जो प्रजनन करता है वह खंडन द्वारा करता है। स्पाइरोगायरा खंडन विधि के द्वारा प्रजनन करता है, जो कि एक अलैंगिक जनन है। नंबर 3, पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय खालिस्थान में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर हमें जो भरने के लिए दिए हैं इसमें फूल लिखा हुआ है, तो यहाँ फूल ना आकर के क्या आएगा, अंडाशय निषेचन के बाद किस में बदल जाता है, फल में। आप इस अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको देख भी सकते हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट हो सकता है। ठीक है, तो खालिस्तान में हम क्या भरेंगे,
फल में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 4, ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा प्रवर्ध खालिस्थान कहलाता है। तो यह जो प्रवर्ध है वो कहलाता है मुकुल। क्या कहलाता है? मुकुल। अगला प्रश्न है कि खालिस्थान द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। तो जो कायक प्रवर्धन है इसके द्वारा उत्पन्न जो पादप हैं उनमें फूल और फल कम अवधि में आ जाते हैं। तो इसमें हम भरेंगे कायक प्रवर्धन। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसमें पहला प्रश्न है कि पहेली जानना चाहती है कि क्या नए पादप सदैव बीज से ही उगते हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो हम लिखेंगे नहीं, सभी पादप सदैव बीज से नहीं उगते हैं। कुछ पौधे अलैंगिक जनन की विभिन्न प्रकार विधियों जैसे कायक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन, इन विधियों के द्वारा भी उगाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सभी पादप हैं केवल बीज से नहीं उगते, अन्य विधियों द्वारा भी उगाए जाते हैं, जैसे कलम लगाना, ये हम देख ही चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि निषेचन के पश्चात फूल में होने वाले कोई दो परिवर्तन बताइए। तो निषेचन के पश्चात जो फूल में परिवर्तन होते हैं वह है, एक तो इसका जो अंडाशय है वो फल में विकसित हो जाता है, और जो पुष्प के अन्य भाग हैं वो मुरझा कर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो ये दो परिवर्तन हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कायक प्रवर्धन के दो लाभ बताइए। तो देखिए, कायक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में पुष्प और फल एक तो कम समय अवधि में ही आ जाते हैं, तो एक लाभ तो ये है। और दूसरा लाभ है कि नए पादप हैं जो जनक पादप जिसकी हमने कलम ली है बिल्कुल उसी के समान होते हैं, अर्थात उसकी यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बूझो जानना चाहता है कि परागण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित युग्मक तक पहुंचता है। तो देखिए, परागण में जो नर युग्मक है वो बीजांड तक पहुंचता है, उस प्रक्रिया को परागण कहते हैं, ये तो हम जानते हैं। तो ये होती कैसे है? इसमें क्या होता है, वायु, जल अथवा कीटों के माध्यम से जो पराग कण हैं वो बीजांड तक पहुंच जाते हैं। माध्यम से यहाँ पर आपको लिखना है पराग कण। इस जगह पर आपको इस जगह पर पराग कण लिख देना है, परागण नहीं, पराग कण। ठीक है, इस जगह पर आप पराग कण लिख दीजिएगा कि कीटों के माध्यम से जो पराग कण हैं वो बीजांड तक पहुंच जाते हैं। परागण की जो क्रिया है उसमें परागकण क्या होते हैं, बीजांड तक पहुंचते हैं। और इसमें होता क्या है कि जब कीट पुष्प पर बैठते हैं तो उनके शरीर पर ये जो परागकण हैं वो चिपक जाते हैं, और जब कीट उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प पर बैठेंगे तो ये परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार जो कीट हैं परागण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार जल और वायु के माध्यम से भी ये परागकण क्या होते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी और हवा कैसे पौधों के जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो ये पानी और जो हवा है इनके माध्यम से जो परागण की क्रिया है ये संपन्न होती है, और इस प्रकार पानी और हवा जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। क्योंकि कुछ परागकण जो कि ऐसे होते हैं कि पानी में खराब नहीं होते हैं, वो पानी के माध्यम से बहते हैं और उसी प्रजाति के पुष्प तक पहुंच जाते हैं और उसके बीजांड तक पहुंचते हैं, और इस प्रकार निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार पानी और कुछ जो परागकण होते हैं वो हवा के माध्यम से उड़कर भी अन्य पुष्पों तक पहुंच जाते हैं, उसी प्रजाति के अन्य पुष्पों तक। तो परागण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7 कि परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण। और ये दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपरागण और दूसरा परपरागण। जो स्वपरागण है वो पपीता में होता है और परपरागण मक्का में होता है। ये उदाहरण आपको याद रखने हैं, पपीता में स्वपरागण और मक्का में परपरागण की क्रिया संपन्न होती है।
चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। एक विशेष पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का विवरण दें और उसके महत्वपूर्ण चरणों को समझाइए। तो देखिए, जो निषेचन की क्रिया है वह है क्या, मादा युग्मक और नर युग्मक के मिलने की क्रिया होती कहलाती है निषेचन। क्या कहलाती है निषेचन? मादा युग्मक। जैसे पौधों में मादा युग्मक है स्त्री केसर और नर युग्मक क्या होता है, पुंकेसर। तो इस प्रकार से जब हम पौधे की बात करेंगे तो पुष्प के मादा युग्मक अर्थात स्त्री केसर और नर युग्मक अर्थात पुंकेसर से जो पुंकेसर तक जो परागकण पहुंचते हैं, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, पौधों में निषेचन कहा जाता है। और निषेचन के बाद बनने वाली जो कोशिका है वो युग्मनज कहलाती है, जो आगे भ्रूण में विकसित होती है और आगे अंडाशय है जो फल में विकसित हो जाता है। तो ये क्रिया है जो वो क्या कहलाती है, पौधों में निषेचन की क्रिया अर्थात स्त्री केसर और पुंकेसर के जो मिलने की क्रिया है, स्त्री केसर तक जो पराग कण पहुंचते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं, हम निषेचन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला। कृषि या वन्य जंतु उत्पादन में परागण का महत्व समझाइए। तो देखिए, कृषि अथवा कुछ पौधों के उत्पादन में परागकण का बहुत ही अधिक महत्व होता है। परागकण के बिना क्या होगा, कई प्रजातियां हैं जो कई प्रजातियां उत्पन्न नहीं हो पाएंगी और उनके अस्तित्व पर भी खतरा आ सकता है। अर्थात ऐसी जो प्रजातियां जो परागण पर ही निर्भर करती हैं अपने प्रजनन के लिए, उनके अस्तित्व पर खतरा आ सकता है। इस प्रकार से कृषि और वन्य जंतु उत्पादन में परागण का बहुत ही अधिक महत्व है। अगला प्रश्न है कि सरसों, गुड़हल, मक्का, खीरे, पपीता उपरोक्त पौधों के पुष्पों में से कौन से पुष्प एक लिंगी होंगे और क्यों? इनमें से देखिए, मक्का, खीरा और पपीता, इनके जो पुष्प होंगे वो एक लिंगी पुष्प होते हैं। कौन कौन से? मक्का, खीरा, पपीता, इनके जो फूल होते हैं, इनके पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। अर्थात इनमें जो इनका पौधा होता है, इन पर जो फूल लगते हैं, इनके एक फूल पर एक ही लिंग अर्थात या तो स्त्री केसर पाया जाएगा या पुंकेसर। अर्थात इनमें स्त्रीलिंग और जो पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग पुष्प पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एक लिंगी पुष्प। तो मक्का, खीरा और पपीता ये एक लिंगी पुष्प होते हैं क्योंकि इनके पौधों में नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। अर्थात एक पुष्प में या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर। जबकि देखिए, सरसों और गुड़हल ये पुष्प ऐसे हैं, सरसों और गुड़हल, इनके जो पुष्प हैं वो द्विलिंगी होते हैं। इनमें एक ही पुष्प में दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। गुड़हल का पुष्प तो आपने बहुत अच्छे से देखा ही होगा, 6वीं क्लास में आपने इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो गुड़हल में आपने देखा, इसी प्रकार से आप सरसों का पुष्प भी देख सकते हैं। वो थोड़ी छोटा होता है लेकिन आप इसको देख सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक ही पुष्प में दोनों लिंग पाए जाते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर, इसलिए इन पुष्पों को द्विलिंगी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बूझो ने एक आलू लेकर उसके 4 टुकड़े करके गमलों में मिट्टी में दबा दिए तथा नियमित पानी दिया। कुछ दिनों बाद 3 गमलों में आलू के अंकुरण से नवीन पौधा बना, परंतु चौथे गमले में अंकुरण नहीं हुआ। क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, बूझो ने जो आलू के 3 टुकड़ों में 4 टुकड़े लगाए, सब कुछ किया, अच्छे से लगाए, लेकिन 3 टुकड़ों में हो सकता है कि जो कायक कलिका है, जिसे हम आंख भी बोलते हैं, वो होगी, जिस कारण से वे नवीन पौधा बन गए। और हो सकता है कि चौथे गमले में जो आलू का टुकड़ा लगाया उसमें कायक कलिका ही ना हो, अनुपस्थित हो, और या फिर अधिक पानी दिया हो, तो जिस कारण से उसमें अंकुरण नहीं हुआ। तो ये कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यदि आपको कोई और कारण भी लगता है तो आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। प्रश्न 12 है जो इसमें पूछा गया है कि ईस्ट में जनन को चित्र द्वारा समझाइए। तो देखिए, चित्र आप पाठ्यपुस्तक से बना सकते हैं। पाठ्यपुस्तक में आपका चित्र दिया गया है, इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र बना सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं कि ईस्ट कोशिका में एक छोटे बल्ब जैसी आकृति होती है। इस प्रकार की देखिए
छोटे बल्ब जैसी आकृति निकलती है। इस प्रकार से ईस्ट कोशिका में ये छोटी छोटी आकृति निकलने लगती हैं। इन आकृतियों को कहा जाता है मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल या फिर कली। तो मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से अलग होकर एक नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाने लगती है। कभी कभी क्या होता है कि नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं और एक साथ मुकुल पर मुकुल भी उगाते हैं। इस प्रकार ईस्ट में जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जैसे कि कहा जाता है मुकुलन। इनमें जो जनन होता है जो उसको मुकुल कहते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को भी मुकुलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो वह है कि पौधों में जनन की प्रक्रिया में फूल के प्रत्येक भाग की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए, पौधों में जो फूल है, जनन प्रक्रिया में विशेष महत्व होता है फूल का। पूरी जनन प्रक्रिया फूल में ही होती है। तो उसके कुछ भाग दिए हैं यहाँ पर, जैसे पुंकेसर, स्त्री केसर, परागकण, वर्तिका और बीजांड। ये हैं जो जनन की क्रिया में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे पुंकेसर नर जनन अंग होता है, स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है, परागकोश ये पुंकेसर में होता है जिसमें कि परागकण रहते हैं, और वर्तिका परागकणों को अंडाशय तक पहुंचाना इसका मुख्य कार्य होता है। इसी प्रकार बीजांड जो अंडाशय में होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न है कि निम्न बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है, प्रत्येक को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो अब इसमें बताना है कि मैपिल जो पौधा है इसका प्रकीर्णन किस प्रकार होता है, अर्थात मैपिल के जो बीज हैं ये प्रकीर्णन द्वारा अन्य पुष्प तक कैसे पहुंचते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके जो बीज होते हैं वो पंख युक्त बीज होते हैं, अर्थात हल्के होते हैं और आसानी से उड़ सकते हैं, जिस कारण इनका प्रकीर्णन अर्थात एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना आसानी से हो जाता है, और जल एवं जंतुओं द्वारा भी इनका प्रकीर्णन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद है मदार का पौधा। तो मदार के जो पौधे होते हैं वो इसके जो बीज होते हैं मदार के, वो रोम युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? रोम युक्त, जो कि पवन के साथ अर्थात हवा के साथ उड़ करके दूर स्थानों तक चले जाते हैं। इसी प्रकार है कांटेदार बीज, या जिनको कंटकी बोल सकते हैं, कांटेदार बीज। इनमें क्या होता है, इनमें एक हुक जैसी संरचना पाई जाती है, जिस कारण ये जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर स्थानों तक चले जाते हैं। अगला है जेंथियम का जो बीज है ये भी कैसे होते हैं, कांटेदार, जो जंतुओं के शरीर के साथ चिपक कर दूसरे स्थानों तक चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके प्रकीर्णन की क्रिया को समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो अभी हमने देखा तो वही है बीजों का प्रकीर्णन, लेकिन विशेष पौधों में देखा है। अब हमें बताना है कि बीजों का जो प्रकीर्णन है किन किन विधियों द्वारा हो सकता है। तो हम बता सकते हैं कि बीजों का प्रकीर्णन वायु द्वारा हो सकता है, कि कुछ बीज वायु के साथ उड़कर विभिन्न स्थानों तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि मैपल। अभी हमने देखा मैपल में जो प्रकीर्णन है वायु, हालांकि जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी इसमें होता है। अगला जो है जल द्वारा। कुछ बीजों का जो आवरण है वो स्पंजी होता है, बीज के चारों तरफ जो उसकी आवरण पाया जाता है वो कैसा होता है, स्पंजी और तंतुमय होता है, जिस कारण ये तैरते हुए अन्य स्थानों पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि नारियल। तो जल द्वारा प्रकीर्णन किसमें होता है, नारियल के पौधे में, बीजों में। अगला जो है हमारा, अगली विधि है जंतुओं द्वारा। तो देखिए, कुछ बीज जंतुओं के शरीर में चिपककर विभिन्न स्थानों तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि यूरेना। इसी प्रकार प्रस्फुटन, कुछ पौधों के फल झटके के साथ फटकर क्या होते हैं, झटके के साथ फटते हैं और उनके बीज हैं जो वो दूर दूर तक फैल जाते हैं, जैसे कि वाल्सम और एरंड के पौधे। अब यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, जिसमें पहला प्रोजेक्ट दिया गया है कि आप किसी गुलाब के पौधे
में से उसके तने को पर्वसंधि से काटकर एक गमले में लगाइए तथा उस कलम में होने वाले परिवर्तनों को निम्न तालिका में लिखिए। तो इसको आप लगा करके और 5 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, 1 महीने बाद और 3 महीने बाद इसका निरीक्षण करेंगे, उसको उसकी देखभाल करेंगे और उसमें जो परिवर्तन दिखाई देंगे आपको वहाँ यहाँ पर ये परिवर्तन लिखने हैं। ठीक है, ये आपको करना है। अगला जो है प्रोजेक्ट उसमें है कि अपने घरों से अलग अलग प्रकार के बीजों के छोटे छोटे पैकेटों में एकत्रित कीजिए एवं उनके नाम लिखिए। तो आपको आपके घर में ये बीज मिल सकते हैं, अन्य जो बीज मिले आप उनको छोटे पैकेट में इकट्ठे करके और उनका एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इसको आप एकत्रित करके रख सकते हैं और उनका उपयोग लिख सकते हैं कि इनका उपयोग है जो किस कार्य में होता है। तो ठीक है, आप इस प्रोजेक्ट को भी पूरा कर सकते हैं। देखिए, इस अध्याय के हमने प्रोजेक्ट और सारे प्रश्न उत्तर देख लिए हैं कि हम इनको किस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।